गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है भाई? गुड इवनिंग एवरीवन। हाय दीपिका, हाय दीक्षा, हाय पूजा, हाय गरिमा। कैसे हो यार सब लोग? कैसी चल रही है तुम्हारी पढ़ाई और लिखाई? हाँ जी भाई, जल्दी से फटाफट से आ जाइए क्लास में गाइस, क्लास में आ जाओ। चलो बहुत ही बढ़िया, क्या बात है यार, शानदार शानदार जानदार और धमाकेदार। एसी 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 है ना, गर्मी लग रही है गाइस, गर्मी, काफी गर्मी हो चुकी है। चलो यार जल्दी से फटाफट से आ जाइए, आ जाओ भाई। ठीक है, आ गए सब लोग, सब लोग आ गए। चलो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। सबसे पहले तो ये बता दो यार, कैसे हो यार सब लोग? कैसी चल रही है तुम्हारी पढ़ाई और लिखाई? कैसी चल रही है तुम लोगों की पढ़ाई और लिखाई? ठीक है, बढ़िया चल रही है। चलो बहुत ही बढ़िया बात है। और आज हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था उसी के आगे जो टॉपिक्स है वही पढ़ने वाले हैं। सिंपल सी बात है ना? चलिए बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। क्या बात है, क्या बात है? ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? मैम सेकंड लेक्चर है। हाँ तो लेक्चर तो सेकंड ही है ना, लेक्चर तो सेकंड ही है ना, है ना? लेक्चर तो सेकंड ही है ना भाई। तुम लोग जानवान बूझ के करते हो क्या तुम मुझे परेशान करने के लिए? पहले मुझे ये बताओ, तुम लोग मुझे परेशान करने के लिए जानबूझ के सारी चीजें करते हो ना? मुझे सब पता है, सब पता है मुझे तुम्हारा। ठीक है चलो, एनीवे स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। बट उससे पहले मैं आपको रिकैप दे देती हूँ कि कल के सेशन में, कल नहीं जो भी लास्ट क्लास थी उस वाले सेशन में हमने क्या क्या चीजें पढ़ी थी। तो अगर आपको याद है, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था भाई एंजियोस्पर्म्स क्या होते हैं। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था? एंजियोस्पर्म्स क्या होते हैं, बहुत ही बढ़िया बात है ना? उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि इस चैप्टर को हमने कैसे डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, तो सारे रिप्रोडक्टिव इवेंट्स जो थे वो हम लोगों ने करा था। रिप्रोडक्टिव इवेंट्स जिसमें आपका प्री फर्टिलाइजेशन, फिर फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन आ गया था। ये वाली सारी चीजें हमने लास्ट क्लास में की थी। उसके बाद क्या किया था? उसके बाद हम लोगों ने कुछ और चीजें देखी थी, है ना? जैसे कि क्या देखा था, कोई बताना चाहेगा? एनीवन कुछ याद है या फिर तुम लोग भूल चुके हो? एनीवन कुछ याद है? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जल्दी से आ जाओ यार, जल्दी से फटाफट से आ जाइए। जल्दी से फटाफट से आ जाइए। लैग आ रहा है क्या? लैग आ रहा है क्या? लैग आ रहा है? सच में लैग आ रहा है? लैग तो नहीं है। ठीक है, एनीवेज कोई बात नहीं। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? उसके बाद हमने एंथर के बारे में पढ़ा था, स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन के बारे में पढ़ा था, है ना? स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन के बारे में पढ़ा था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि भाई एंथर और फिलामेंट होता है। ये वाली चीजें हम लोगों ने कवर किया था। फिर आपका एंथर कैसा होता है? बाइलोब्ड होता है ना? डाइथिकस होता है। ये सारी चीजें हम लोगों ने लास्ट क्लास में कवर किया था। उसके बाद हमने माइक्रोस्पोरेंजिया और उसके वॉल्स के बारे में डिस्कशन किया था। माइक्रोस्पोरेंजिया एंड इट्स वॉल लेयर्स के बारे में डिस्कशन किया था और उनका फंक्शन देखा था। ठीक है, ये सारी चीजें हमने लास्ट क्लास में किया था, तो मैंने सोचा एक बार मैं आपको याद दिला देती हूँ कि क्या क्या हमने कर लिया है। ठीक है, अब हम चलते हैं आज के सेशन पे। तो आज का सेशन जो स्टार्ट हो रहा है वो स्टार्ट होगा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से। ठीक है, और ये कौन सा इवेंट है आपका? प्री फर्टिलाइजेशन, है ना? फर्टिलाइजेशन से पहले वाला जो इवेंट है उसमें सबसे पहला आता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, मैंने आपको बताया था इससे क्या बनेगा? आपके माइक्रोस्पोर्स बनने वाले हैं। तो भाई सब लोग अपना पेंसिल, पेन, नोटबुक जो भी चीजें आपके पास है निकालो और मेरे साथ नोट्स बनाना शुरू कर दो। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप इसको तोड़ोगे, है ना? तोड़ दो भाई, तोड़ दो। यहाँ पर हम तोड़ रहे हैं इसको, तो यहाँ पर आ जाएगा माइक्रोस्पोर्स। ठीक है, माइक्रोस्पोर्स। और जेनेसिस का क्या मतलब होता है? जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। ठीक है, तो माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन हो रहा होगा यहाँ पर। आई बात समझ में? सबको ये चीज क्लियर हुई या नहीं? तो डेफिनेशन में कोई दिक्कत? मैं आप लोगों के लिए डेफिनेशन लिख रही हूं यहाँ पर, है ना? ठीक है, यस, यहां पर मैं आपके लिए डेफिनेशन लिख रही हूं। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस है। सो इट इज द प्रोसेस। लिखो भाई सब लोग, नोट्स लिखना है सबको, नोट्स मेरे साथ लिखना है। जो जो मैं चीजें लिख रही हूं साथ साथ लिखते जाओ।
तो ये क्या है भाई? इट इज द प्रोसेस ऑफ formation of microspores. It is the process of formation of microspores from MMC. मैम अब MMC क्या आ गया है? ठीक है, अभी आपको बताया जाएगा MMC आखिर में है क्या। तो MMC है आपका माइक्रोस्पोर मम्मी सेल। ठीक है, माइक्रोस्पोर मम्मी सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल, और हम इसको एक और नाम से जानते हैं, दैट इज PMC। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? PMC, दैट इज पोलन मम्मी सेल, पोलन मम्मी सेल। ठीक है, आई बात समझ में? तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में आपको शॉर्ट में बता दूं तो ये एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें माइक्रोस्पोर्स बन रहे हैं। कहां से बन रहे होंगे? माइक्रोस्पोर मम्मी सेल से या फिर पोलन मदर सेल से। ठीक है, ये दोनों का मतलब एक ही है और यहां पर लिखा जाता है, मतलब कहीं पे आपके पास MMC होगा और कहीं पे PMC होगा। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं करना है, दोनों एक ही है। आई बात समझ में? आई बात समझ में? यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई है। अब हम चले कि कैसे ये प्रोसेस होता है। ठीक है, तो आपके NCERT की बुक साइड में खोलना, वहां पर अगर आप देखोगे तो लिखा होगा जो स्पोरोजीनियस टिश्यू के सेल्स होते हैं। ठीक है भाई, सब लोग नोट्स लिखना, सब लोगों को नोट्स लिखना। मैं बार बार इसीलिए बोल रही हूँ कि लिखो भाई, मेरा कोई फायदा नहीं है, तुम्हारा ही फायदा है। ठीक है, मेरा कोई फायदा नहीं है, इसमें कोई नहीं है मेरा फायदा, इसमें तुम्हारा ही, अगर तुम नहीं बनाओगे नोट्स तुम्हारा घाटा हो जाएगा। ठीक है, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। ठीक है, तो यहां पर स्पोरोजीनियस टिश्यू के जो सेल्स होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? उन्हीं को हम बोलते हैं MMC, दैट इज माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्या बोला जाता है उनको? माइक्रोस्पोर मदर सेल बोला जाता है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया बात है, बहुत ही बढ़िया बात है। अब हम थोड़ा सा इस प्रोसेस पे ध्यान देते हैं। ठीक है, यहां पर अगर आप देखोगे तो भाई ये मैंने क्या बनाया? ये मैंने बनाया है एक स्पोरोजीनियस टिश्यू। ठीक है, अब इसमें ना सेल्स होंगे। ठीक है, इसमें जो है वो सेल्स होंगे। इन सेल्स को हम क्या बोलेंगे? इन सेल्स को हम माइक्रोस्पोर मदर सेल बोलेंगे। ठीक है, इनको हम क्या बोलेंगे? माइक्रोस्पोर मदर सेल बोलने वाले हैं। ठीक है, अभी मैं आपको बहुत अच्छे से एक बार ड्रॉ कर लूं, पहले ड्रॉ कर लेती हूं, उसके बाद बात करते हैं। ठीक है, यस, सब लोग ड्राइंग बनाएंगे भाई। देखो, आप लोगों को पता है मेरा पार्ट टाइम जॉब जो है वो ड्राइंग का है ना, ड्राइंग टीचर का है। तो ड्राइंग बनाना और उसको लेबलिंग करना मेरा दूसरा काम है। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए, ये बात हो गई हमारी खत्म। तो यहां पर जो सेल्स आपको दिख रहे हैं ये क्या है भाई? ये है आपके माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक है, लिख देते हैं इसको भी, ये आपका माइक्रोस्पोर मदर सेल है। अच्छा, आपके NCERT में ना एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग सी लाइन बनी है, लिखी हुई है। वो लाइन क्या बोलती है? वो लाइन ये बोलती है कि ईच स्पोरोजीनियस टिश्यू सेल्स के पास पोटेंशियल होता है टू बिकम माइक्रोस्पोर मदर सेल। समझ रहे हो मेरी बात? मैंने क्या बोला? यहां पर ये जो स्पोरोजीनियस टिश्यू के सेल्स है, इन सभी के पास पोटेंशियल है, ईच वन ऑफ देम हैव पोटेंशियल टू बिकम माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक है, तो यहां पर ये जो है ये भी माइक्रोस्पोर मदर सेल है, 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 ये भी माइक्रो, जितने भी आपको सेल्स दिख रहे हैं ना स्पोरोजीनियस टिश्यू सेल्स के, उनके अंदर पोटेंशियल है टू बिकम माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक है, ये बात हो गई खत्म। अब मैंने क्या लिया है? मैंने ना ये एक माइक्रोस्पोर मदर सेल ले लिया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये वाला सेल लिया है। ठीक है, ये वाला मैंने सेल ले लिया है और ये क्या कहलाएगा मेरा? ये मेरा कहलाएगा MMC। ठीक है, ये मेरा क्या कहलाएगा? ये मेरा कहलाएगा MMC। ठीक है, सारे MMC हैं, सारे MMC है, स्पोरोजीनियस टिश्यू सेल्स के सारे ही आपके MMC कहलाते हैं। ठीक है, अब क्या होगा?
इसके बाद यहाँ पर होगा मियोसिस डिवीजन। भाई तुम लोग 11th क्लास पढ़ के आए हो, है ना, तो तुम्हें बहुत अच्छे से आता होगा मियोसिस क्या होता है, माइटोसिस क्या होता है ना। तो ये आपका टाइप ऑफ सेल डिवीजन है। मियोसिस की अगर हम बात करें तो इसको हम क्या बोलते हैं, जल्दी से फटाफट से मुझे इसका आंसर मिलना चाहिए। हाँ जी मेरे प्यारे प्यारे ढो क्लास 1.0, एक बार जल्दी से फटाफट से बता दो इन द चैट सेक्शन कि मियोसिस को हम क्या बोलते हैं। चलो ऑप्शंस भी दे देती हूँ आपको। क्या हम उसको इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं या फिर उसको हम रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं, है ना। जल्दी से फटाफट से बताइए इन द चैट सेक्शन, जल्दी से फटाफट से बताइए इन द चैट सेक्शन, जल्दी से बताइए क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, उसको हम रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं। ठीक है, तो रिडक्शनल डिवीजन जब होता है तो प्लॉइडी चेंज होती है या नहीं होती है। देखो दो टाइप का सेल डिवीजन होता है, एक माइटोसिस होता है और एक मियोसिस होता है। माइटोसिस जो है वो आपका इक्वेशनल डिवीजन होता है और जो मियोसिस है वो आपका रिडक्शनल डिवीजन होता है। माइटोसिस में प्लॉइडी चेंज नहीं होती है, मियोसिस में प्लॉइडी चेंज होती है। तो अगर मैं एमएमसी की बात कर रही हूं तो इसकी प्लॉइडी इज 2n। अब हमने यहां पर करवा दिया है मियोसिस, मियोसिस करवाया तो यहां पर आपके पास क्या बनेगा बच्चों, यहां पर आपके पास माइक्रोस्पोर टेट्राड बनेगा। ठीक है, क्या बना ये, माइक्रोस्पोर टेट्राड बना है। ठीक है, माइक्रोस्पोर टेट्राड बन गया है यहां पर। ठीक है, और इसकी प्लॉइडी भी हो चुकी है चेंज, तो यहां पर इसकी प्लॉइडी हो जाएगी n। ठीक है, यहां पर क्योंकि हमने मियोसिस करवाया है तो इसकी प्लॉइडी हो चुकी है 10 नहीं n। ठीक है, अच्छा ये जो आपके पास माइक्रोस्पोर टेट्राड आया है ना, ठीक है, इसको हमने क्या बोला प्यार से, माइक्रोस्पोर टेट्राड बोल दिया। ये जो आपका माइक्रोस्पोर टेट्राड आया है ये अभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, एकदम भाई बंधु है ना, इनके बीच में बहुत ज्यादा प्यार है। ठीक है, इनको कोई भी अभी अलग नहीं कर सकता है, कोई भी इनको जुदा नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये आपस में अभी जुड़े हुए हैं, अलग अलग नहीं है। अब ये जुड़े किसकी वजह से हैं, ये जुड़े हैं आपके कैलोस वॉल की वजह से। ठीक है, यहां पर क्या है, कैलोस वॉल है ना, जिसकी वजह से ये आपस में जुड़े हुए हैं, इनको कोई भी जुदा नहीं कर सकता है। ठीक है, अब क्या होता है मैम, अब यहां पर क्या होगा, एक मिनट, इसकी स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी, यहां पर कैलोस वॉल आ जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा मैम, अब यहां पर जब आपका एंथर क्या है, मैच्योर होगा और डिहाइड्रेट होगा। ठीक है, जब आपका एंथर मैच्योर होगा और डिहाइड्रेट होगा। ठीक है, तो यहां लिख देते हैं, एंथर जब मैच्योर होता है ना, बहुत एकदम जैसे बोलते हैं ना मैच्योर हो गए हो, है ना, थोड़ी बड़ी वाली बातें किया करो, है ना, तो मैच्योर हो गया है आपका एंथर और डिहाइड्रेट होगा, तब जाकर ये जो आपके माइक्रोस्पोर टेट्राड है ये आपस में एक दूसरे से अलग अलग हो जाएंगे, है ना। तो ये क्या हो जाएंगे, आपस में अलग अलग हो गए, मतलब डिसोसिएट हो गए, एक दूसरे से जुदा हो चुके हैं। ठीक है, एक दूसरे से जुदा हो चुके हैं, इसीलिए ये बहुत ही ज्यादा सैड है। और यहाँ पर आपका क्या बन गया, यहाँ पर आपका माइक्रोस्पोर्स बन गए हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका माइक्रोस्पोर्स बन गए हैं और इनकी प्लॉइडी क्या हो गई, इनकी प्लॉइडी n हो गई है। ठीक है, यहां तक की कहानी किसको समझ में आई, एक बार जल्दी से फटाफट से बताइए, एक बार जल्दी से फटाफट से बताइए, जल्दी से फटाफट से बताइए। भाई जहां पर स्पेलिंग मिस्टेक लगे तो देख लेना भाई, तुमको तो पता ही है ना मेरी आदत, अब मैं तुमसे क्या ही छुपाऊं, तुम तो मेरे ही बच्चे हो, है ना, तुमको तो पता ही है। ठीक है, यस, तुम लोगों को तो पता ही है मेरी आदत। बताओ, हाँ बेटा, लिखने का टाइम आपको मिलेगा, आराम से लिखने का टाइम मिलेगा। क्लियर हो गया है ना, क्लियर है कि नहीं, क्लियर हो गया, यहां तक की कहानी सबको क्लियर है, एक बार जल्दी से फटाफट से बताओ। फिर से एक बार बता देती हूँ, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन हो रहा है, कहां से, माइक्रोस्पोर मदर सेल से, और इसको हम लोग पीएमसी भी बोलते हैं, दैट इज पोलर मदर सेल। ठीक है, अब यहाँ पर स्पोरोजीनियस टिश्यू सेल्स की हम लोगों ने बात करी थी, यहाँ पर हर स्पोरोजीनियस टिश्यू सेल के अंदर पोटेंशियल होता है टू बिकम माइक्रोस्पोर मदर सेल। यहाँ पर जितने भी आपको सेल्स दिख रहे हैं इन सब के अंदर पोटेंशियल है टू बिकम माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब हमने एक सेल लिया है ना, वहां पर दिखाया है,
यहाँ पर इस सेल में ये जो आपका माइक्रोस्पोर मदर सेल है, इसमें क्या होगा, इसमें होगा मियोसिस। मियोसिस आपका रिडक्शनल डिवीजन होता है, इसकी प्लॉइडी 2n होती है, तो मियोसिस होगा तो प्लॉइडी हो जाएगी n। यहाँ पर आपके पास माइक्रोस्पोर टेट्राड आ गया। अब ये जो माइक्रोस्पोर टेट्राड है ये अभी अलग अलग नहीं हुआ है, एक दूसरे से जुदा नहीं हुए हैं, ये आपस में जुड़े हुए हैं, बहुत ही प्यार है, बहुत ही गहरा संबंध है। ठीक है, अब ये कैसे जुड़े हुए हैं, बिकॉज ऑफ द कैलोस वॉल। सेलुलोस वॉल मत लिखना, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं सेलुलोज और कैलोस में। कैलोस वॉल है, इसकी वजह से ये आपस में जुड़े हुए हैं। इसके बाद क्या होता है, जब आपका एंथर मैच्योर होगा, डिहाइड्रेट होगा, उसके बाद ये जो आपस में इनका जो गहरा संबंध है, अब ये संबंध टूट जाएगा और यहाँ पर आपके पास माइक्रोस्पोर्स आ जाएंगे और इनकी प्लॉइडी क्या होगी, n होगी। क्या ये बात आपको समझ में आ गई है? अगर ये बात समझ में आ गई है तो एक बार जल्दी से फटाफट से चैट सेक्शन में मुझे बता दीजिए। यस बेटा, नोट्स मिलेंगे भाई, नोट्स मिलेंगे, बट मैं बोलूंगी कि आप साथ साथ मेरे नोट्स बनाते चलो। ठीक है, साथ साथ नोट्स बनाओगे तो ज्यादा बेटर होगा आपके लिए, क्योंकि जैसे चीजों को लिखोगे ना आपको वो चीजें याद होती है। ठीक है, याद करना और लिख के याद करना इज डिफरेंट। जब आप लिखते हो कोई चीज तो आपके दिमाग में ज्यादा टाइम तक रहती है। ठीक है, क्लियर हो गया? यहां तक की कहानी सबको क्लियर है? एक बार जल्दी से मुझे फटाफट से बता देते, अगर बता दोगे तो फिर हम आगे बढ़ जाएंगे, है ना। नेक्स्ट जो है वो है आपका डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट। ठीक है, यस बताइए। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, लिख लो यार एक बार, है ना, लिख लो एक बार जल्दी से फटाफट से। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट। अब हमें मेल गेमेटोफाइट का डेवलपमेंट करना है। ठीक है, अभी आपके पास माइक्रोस्पोर्स आ गए हैं, तो यही जो माइक्रोस्पोर्स है यहीं से हम लोग शुरुआत करने वाले हैं। ये जो आपके माइक्रोस्पोर्स है ना, दे आर वेरी वेरी सैड, है ना, बहुत ही ज्यादा सैड है भाई। देख रहे हो इनको, बहुत ज्यादा सैड है। क्यों सैड है? क्योंकि ये बहुत छोटू से है ना, बहुत ही छोटे हैं, इनका साइज बहुत ज्यादा छोटा है। ठीक है, तो इसी वजह से बहुत ज्यादा दुखी, एकदम रो रो के इन्होंने लोगों का जीना हराम कर रखा है। तो हमारे बेचारे छोटे छोटे माइक्रोस्पोर्स जो हैं, अब क्योंकि दे आर वेरी स्मॉल इन साइज, है ना, दे आर वेरी स्मॉल इन साइज, तो अब हमें इनको खुश करने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा? अब हमें इनको खुश करने के लिए इनका साइज बड़ा करना पड़ेगा। सो वी हैव टू इंक्रीज द साइज। ठीक है, वी हैव टू इंक्रीज द साइज। ठीक है, अब भाई साइज अगर मुझे इंक्रीज करना है तो मैं क्या कर सकती हूं? देखो, मैंने आपको ये चीज बहुत पहले भी बताई है, 11th क्लास में भी बताई थी। कोई भी प्लांट सेल होता है, ठीक है, कोई भी प्लांट सेल होता है, अगर मुझे उसका साइज बड़ा करना है तो मैं क्या कर सकती हूँ? प्लांट सेल के पास एक होता है ब्रह्मास्त्र, और वो ब्रह्मास्त्र क्या होता है आपको बहुत अच्छे से पता है। एक बार जल्दी से फटाफट से चैट सेक्शन में लिख दो ताकि मुझे पता चल जाए कि आपको ये आता है ना। देखना चाहती हूँ कितने बच्चों को यहाँ पर वो चीज समझ में आ रही है ना, मतलब पहले ही समझ में आ चुकी है। एक बार मुझे आंसर दे दो। ठीक है, यस, एक बार मुझे आंसर दे दो कि अगर कोई भी प्लांट सेल जो है छोटा है ना, अगर मुझे उसका साइज बड़ा करना है तो मैं क्या करूंगी, है ना, मैं क्या कर सकती हूँ? वो ब्रह्मास्त्र क्या है? वो ब्रह्मास्त्र ये है कि आपको बहुत अच्छे से पता है जो प्लांट सेल होता है उसमें 90% जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है वो क्या है? वो वैक्यूल है ना। तो मैं क्या करवाऊंगी? इनमें वैक्यूल्स ऐड करवा दूंगी, एंड इस प्रोसेस को हम वैक्यूलराइजेशन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा भाई? पहला स्टेप यहाँ पर होगा कि इसमें हम लोग वैक्यूल ऐड कराएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ बच्चों? यहाँ पर हो गया वैक्यूलराइजेशन। तो कर देते हैं भाई यहाँ पर वैक्यूल ऐड। इस प्रोसेस को हम वैक्यूलराइजेशन बोलते हैं। ठीक है, बहुत ही बढ़िया बात है ना, बहुत ही बढ़िया बात है। अब यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर ये होगा कि भाई जो होगा मंजूर खुदा होगा। यहाँ पर हमने वैक्यूल ऐड कर दिया है, बहुत ही बढ़िया बात है। तो इसका साइज भी बड़ा हो चुका है, यहाँ पर वैक्यूल ऐड करने की वजह से साइज भी बड़ा हो चुका है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया बात है। साथ ही साथ यहाँ पर एक और चीज हुई है, और वो चीज ये है कि यहाँ पर एक लेयर भी डिपॉजिट हो जाती है। ठीक है, ये जो लेयर आपको दिख रही है, बाहर एक लेयर भी डिपॉजिट हो जाती है। ठीक है, तो यहां पर अगर आप लिखोगे तो लिखोगे डिपोजिशन ऑफ लेयर।
डिपोजिशन ऑफ लेयर। ठीक है, अभी इसके बारे में हम लोग बाद में बात करने वाले कि भाई आखिर में ये लेयर है क्या। आई बात समझ में, है ना। हाँ बेटा मुझे पता है एनसीईआरटी में नहीं है, बस थोड़ा सा देखो, एनसीईआरटी में सारी चीजें हैं, बट आपको ना एक टर्म दिया हुआ है, तो उसी टर्म को मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूं। ठीक है, कि कैसे आपका मेल गेमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है, चलो, तो यहां पर एक लेयर जो है वो डिपॉजिट हो जाती है बाहर की साइड। ठीक है, बहुत ही बढ़िया बात है। अब इसके बाद क्या होगा मैम? अब यहां पर होता है आपका माइटोसिस। ठीक है, यहां पर क्या होगा? यहां पर होगा माइटोसिस। तो माइटोसिस करवा दे। और बहुत सारे बच्चे यहां पर हैं, बहुत ही समझदार बच्चे हैं जो 11th क्लास में पढ़ के आए हैं कि जो माइटोसिस होता है वो कैसा डिवीजन होता है? वो आपका इक्वेशनल डिवीजन होता है। तो माइटोसिस होने की वजह से अब यहां पर क्या होगा? यहां पर 2 टाइप के सेल्स बनेंगे। ठीक है, यहां पर आपका 2 टाइप का सेल बनेगा। ठीक है, कौन कौन से होंगे अभी मैं आपको जल्दी से बता देती हूं। तो यहां पर 2 टाइप के जो सेल्स बने हैं वो आपका एक होगा वेजिटेटिव सेल और दूसरा होता है जनरेटिव सेल। ठीक है, तो यहां पर जो ऊपर वाला आपको दिख रहा है ये आपका वेजिटेटिव सेल है और जो नीचे वाला आपको दिख रहा है ये आपका जनरेटिव सेल है। एक बार जल्दी से फटाफट से मैं इसकी लेबलिंग कर देती हूं, है ना। ये आपका कहलाएगा वेजिटेटिव सेल और ये वाला आपका कहलाएगा जनरेटिव सेल। बहुत ही बढ़िया बात है ना। लिख देते हैं, ये आपका वेजिटेटिव सेल आ जाएगा, वेजिटेटिव सेल। ठीक है, और ये आपका जनरेटिव सेल आया है, जनरेटिव सेल। ठीक है, ये जो आपका माइटोसिस डिवीजन हुआ है ना ये एसिमेट्रिकल है। एसिमेट्रिकल का मतलब समझते हो? एसिमेट्रिकल मतलब कि अगर मैं यहां से अपने आप को कट कर रही हूं, ठीक है, तो क्या मेरा ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट इक्वल है? नहीं है। ठीक है, तो ऐसे ही ये जो डिवीजन हुआ है ये एसिमेट्रिकल है। यहां पर देखोगे ये वाला आपका बड़ा वाला सेल है और ये वाला आपका छोटा वाला सेल है, तो ये आपका एसिमेट्रिकल हुआ है। एसिमेट्रिकल जिसकी वजह से आपके पास 2 सेल आए हैं और पहला वाला जो सेल है उसको हम क्या बोलते हैं? जो बड़ा वाला सेल है उसको हम वेजिटेटिव सेल बोलेंगे और जो आपका छोटा वाला सेल है वो आपका जनरेटिव सेल कहलाएगा। अब इसकी हम लोग आउटर लेयर जो है वो बना देते हैं। ठीक है, आउटर लेयर जो है वो हम प्यार से बना देते हैं। बहुत ही बढ़िया बात है ना, बहुत ही बढ़िया बात है। यहां पर हमने थोड़ा सा इसको छोड़ दिया है, उसका भी क्या सिग्निफिकेंस होता है उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, जो वेजिटेटिव सेल है अब उसके बारे में थोड़ा आपको कुछ लिखना पड़ेगा। सबसे पहले ये आपका बड़ा वाला सेल है तो ये लार्ज वाला है। ठीक है, मतलब बड़ा वाला सेल है तो लिखोगे एक पॉइंट इसके लिए लिखोगे लार्ज। ठीक है, तो ये आपका लार्ज सेल है। साथ ही साथ इसका जो न्यूक्लियस होता है ये आपका इर्रेगुलर न्यूक्लियस होता है, इर्रेगुलर न्यूक्लियस। ठीक है, बहुत ही बढ़िया बात है, इर्रेगुलर न्यूक्लियस हो गया। साथ ही साथ इसके पास काफी ज्यादा रिजर्व फूड मटेरियल होता है। देख रहे हो इतना मोटू सा है ना, बड़ा सा है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर रिजर्व फूड मटेरियल होगा ही होगा। तो लिख देते हैं यहाँ पर इसके पास काफी ज्यादा रिजर्व फूड मटेरियल होगा। बहुत ही बढ़िया बात है अगर है तो, है ना, बहुत ही बढ़िया बात है अगर है तो। ठीक है, बहुत ही बढ़िया बात है। यहां पर आ जाओ जनरेटिव सेल पे। जनरेटिव सेल आपका छोटू होता है, स्मॉल है ना, तो जो छोटा वाला है उसको हमने जनरेटिव सेल बोला। साथ ही साथ अगर यहाँ की आप बात करोगे तो ये कैसा शेप का होता है? ये स्पिंडल शेप का होता है। ठीक है, कैसा होता है? स्पिंडल शेप का होता है। साथ ही साथ ये आपके वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में फ्लोट कर रहा है। ठीक है, स्पिंडल शेप का है एंड साथ ही साथ फ्लोट्स in the cytoplasm of vegetative cell। वेजिटेटिव सेल। एक बार मुझे बताओ क्या यहां तक की कहानी सबको समझ में आई? यस और नो? एक बार जल्दी से फटाफट से बताइए, एक बार जल्दी से फटाफट से बताइए, यहां तक की कहानी सबको समझ में आई कि नहीं? जल्दी बताओ, यहां तक की कहानी सबको क्लियर है? हाँ जी बताइए, बताओ बताओ बताओ।
बेटा आएंगे आएंगे आएंगे, बिल्कुल सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूं, ये जो माइक्रोस्पोर्स थे काफी ज्यादा स्मॉल साइज में थे, तो हमें इनका साइज इंक्रीज करना था, तो हमने क्या करवाया, वैक्यूलराइजेशन करवाया, वैक्यूल डाल दिया तो इसका साइज बड़ा हो गया, साथ ही साथ यहाँ पर एक आउटर लेयर जो है उसका डिपोजिशन हो गया है। ठीक है, अब ये आउटर लेयर क्या है, वैसे इसको एक्साइन बोलते हैं, बट इसके बारे में हम लोग थोड़ा आगे बात करने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, इसमें आपका हुआ माइटोसिस। माइटोसिस आपका कैसा होता है डिवीजन, इक्वेशनल डिवीजन होता है, यहाँ पर प्लॉइडी में कोई चेंज नहीं आएगा, और ये एसिमेट्रिकल है। एसिमेट्रिकल में अगर आप देखोगे एक बड़ा सेल बना और एक छोटू सेल बना, जो बड़ा सेल है उसको हमने वेजिटेटिव सेल बोला, और जो छोटू सेल है उसको हमने जनरेटिव सेल बोला। ठीक है, जो वेजिटेटिव सेल है वो लार्ज है, उसका इरेग्युलर न्यूक्लियस है, उसके पास काफी फूड रिजर्व मटेरियल है ना, रिजर्व फूड मटेरियल काफी ज्यादा है। साथ ही साथ जनरेटिव सेल की अगर आप बात करोगे, छोटू होता है, स्पिंडल शेप का होता है, साथ ही साथ ये आपके वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में फ्लोट कर रहा है। यहां तक की कहानी आई एम होपिंग आपको समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, यहां तक की कहानी आई एम होपिंग आपको समझ में आ चुकी होगी। अच्छा, ये जो मैंने बताया ना, ये आपका 2 सेल्ड मेल गेमीटोफाइट है, 2 सेल्ड मेल गेमीटोफाइट है। 2 सेल्ड मेल गेमीटोफाइट नाम से आपको पता चल रहा होगा 2 सेल्स हैं, है ना। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि भाई 2 सेल्ड मेल गेमीटोफाइट में क्या क्या कौन कौन से सेल्स प्रेजेंट होते हैं, तो यहां पर आप बताओगे कि एक वेजिटेटिव सेल होता है, दूसरा जनरेटिव सेल होता है। ठीक है, इसके अलावा एक होता है 3 सेल्ड मेल गेमीटोफाइट, जो आपका मेच्योर पोलन होता है, उसके बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं। बट उससे पहले मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइन ये बताती हूँ जो आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। ये बोलती है लाइन कि 60% एंजियोस्पर्म का जो एंथर है वो अपने पोलन को शेड कर देता है, कौन से स्टेज पे, 2 सेल स्टेज पे। आई बात समझ में, मैंने क्या बोला, मैं यहां पर लिख दे रही हूं आप लोगों के लिए ताकि आपको कोई परेशानी नहीं हो, कि जो 60% एंजियोस्पर्म का एंथर होता है, 60% एंजियोस्पर्म एंथर release pollen at 2 cell stage, 2 cell stage। ठीक है, तो अगर मैं 60% की बात कर रही हूं तो 60% एंजियोस्पर्म का जो एंथर है वो इस स्टेज पर पोलन को रिलीज कर देता है। क्या ये बात सबको समझ में आई? एक बार जल्दी से फटाफट से बताइए, एक बार जल्दी से फटाफट से मुझे बताओ कि क्या ये चीज आपको क्लियर है या नहीं है। बेटा रिकॉर्डेड नहीं है भाई, रिकॉर्डेड नहीं है, रिकॉर्डेड नहीं है भाई। तुमको कहां से रिकॉर्डेड दिख रहा है? मतलब मुझे तुम्हारे चैट्स दिख रहे हैं अच्छे से, ठीक है, चैट्स मुझे दिख रहे हैं। बताओ, यहां तक की कहानी सबको समझ में आ गई? यहां तक की कहानी सबको समझ में आ गई है या नहीं? ठीक है, ठीक है, ठीक है। नहीं बेटा, यहां पर हमने एक लिया हुआ है, ठीक है। यहां पर बहुत ही ज्यादा नंबर में, एनॉर्मस अमाउंट में पोलन ग्रेन्स बनते हैं। जो आपका मेल गेमीटोफाइट होता है वो बहुत ही ज्यादा नंबर में होता है, जैसे सेम एज इन ह्यूमंस। आपने देखा होगा जो स्पर्म्स होते हैं वो काफी ज्यादा मिलियंस में बनते हैं, है ना, बहुत ही ज्यादा अमाउंट में बनते हैं, बहुत ही ज्यादा नंबर में बनते हैं, जैसे मिलियंस में बनता है। वहीं पे अगर आप एग को देखोगे तो एग एक ही होता है। तो सेम यहाँ पर जो मेल गेमीटोफाइट है वो भी बहुत सारे एनॉर्मस अमाउंट में बनते हैं, ठीक है। और जो फीमेल गेमीट होता है वो सिर्फ एक होता है, ठीक है। आई बात समझ में? तो आई एम होपिंग यहाँ तक की कहानी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। और अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, मैम ये तो आपने बता दिया 2 सेल्ड मेल गेमीटोफाइट का, है ना। तो अब मैम हमें ये भी बता दो कि व्हाट अबाउट 3 सेल्ड स्टेज, है ना, 3 सेल्ड मेल गेमीटोफाइट, उसमें क्या होता है? तो यही वाली जो चीज है हम इसी को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। यहां पर हमने क्या लिया है? यहां पर हमने लिया है 2 सेल्ड मेल गेमीटोफाइट, 2 सेल्ड मेल गेमीटोफाइट, जिसमें एक क्या है, जनरेटिव सेल है और एक आपका वेजिटेटिव सेल है, ठीक है। तो बना देते हैं जनरेटिव सेल और वेजिटेटिव सेल। ये बना दिया हमने, ये बना दिया हमने, ये बना दिया गाइस, ये बना दिया हमने,
ये बन गया हमारा वेजिटेटिव सेल और ये आपका जनरेटिव सेल बन जाता है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है मैम। ये तो बात करी आपने टू सेल्ड मेल गेमेटोफाइट की। ठीक है, किसकी बात करी है आपने? टू सेल्ड मेल गेमेटोफाइट। तो अब ये थ्री सेल्ड मेल गेमेटोफाइट कैसे बनेगा? यहां पर क्या होता है बच्चों, यहां पर पहले मैं इसकी लेबलिंग कर देती हूं। यहां पर आ जाएगा आपका वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल, और ये आपका आ गया है जनरेटिव सेल, जनरेटिव सेल। अब यहां पर क्या होता है, यहां पर आपका जनरेटिव सेल जो है वो माइटोटिकली डिवाइड करेगा। ठीक है, यहां पर क्या होगा, कौन सा डिवीजन होगा? माइटोसिस डिवीजन होगा। ठीक है, माइटोसिस डिवीजन हुआ, और माइटोसिस डिवीजन होने की वजह से जो आपका जनरेटिव सेल है ये डिवाइड करेगा, माइटोटिकली डिवाइड करेगा और दो मेल गेमीट्स बनाता है। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं मैच्योर की बात करूं, ठीक है, अगर मैं थ्री सेल्ड मेल गेमेटोफाइट की बात करूं, यहां पर मेरे को एक्साइन की भी लेयर बनानी है। 1 मिनट में बना देती हूं उसको। एक्साइन आ जाएगा यहां पर। अभी एक्साइन क्या है, क्या सिग्निफिकेंस है, उसके बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, ठीक है, टेंशन नको, टेंशन नको, सब कुछ समझ में आएगा। टेंशन नको, सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, तो ये हम बना रहे हैं थ्री सेल्ड। ये हम बना रहे हैं थ्री सेल्ड। ठीक है, तो इसके अंदर क्या क्या होगा? एक तो आपका वेजिटेटिव सेल होगा। ठीक है, बहुत ही बढ़िया बात है। और जैसे मैंने आपको बताया कि जो जनरेटिव सेल है वो डिवाइड करेगा माइटोटिकली और यहां पर दो मेल गेमीट्स बनाएगा। तो यहां पर आपके दो मेल गेमीट्स आ गए। ठीक है, यहां पर आपके दो मेल गेमीट्स आ गए, यहां पर आपके दो मेल गेमीट्स आ गए। ये इसका इर्रेगुलर न्यूक्लियस। ठीक है, यहां पर टू मेल गेमीट्स, और ये कहां का बात हुआ, ये किसका बात हुआ? ये आपका थ्री सेल्ड मेल गेमेटोफाइट। ये आपका टू सेल्ड मेल गेमेटोफाइट था, ये आपका थ्री सेल्ड मेल गेमेटोफाइट है। ठीक है, यहां तक ये कहानी सबको समझ में आई? एक बार जल्दी से फटाफट से बताओ, एक बार जल्दी से फटाफट से बताइए इन द चैट सेक्शन। एक बार जल्दी से फटाफट से बताइए इन द चैट सेक्शन। मैं थोड़ा सा साइड हो चुकी हूं ताकि आप ये ड्रॉ कर सको अच्छे तरीके से, है ना? बताओ जल्दी से। ये आपका टू सेल्ड मेल गेमेटोफाइट है, इसमें जनरेटिव सेल डिवाइड करेगा माइटोटिकली और जिसकी वजह से दो मेल गेमीट्स बनते हैं, और ये आपका थ्री सेल्ड मेल गेमेटोफाइट आ जाएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, मैं आपको एक बार बता देती हूं। देखो, अगर आपसे पूछा जाए कि टू सेल्ड मेल गेमेटोफाइट में क्या क्या होगा, ठीक है, टू सेल्ड मेल गेमेटोफाइट में क्या क्या होगा, तो आप क्या क्या बताओगे कि भाई उसमें एक होता है जनरेटिव सेल और एक होगा आपका वेजिटेटिव सेल। यही होता है, बिल्कुल सही बात है, और डायग्राम बनाओगे। एक होता है वेजिटेटिव सेल। वहीं पे अगर मैं थ्री सेल्ड मेल गेमेटोफाइट की बात करती हूं, थ्री सेल्ड मेल गेमेटोफाइट की बात करती हूं, तो इसमें क्या क्या होगा? सब लोग अपना आंसर चैट सेक्शन में लिखेंगे। इसमें आपका एक होगा वेजिटेटिव सेल होगा, और इसमें दो मेल गेमीट्स होते हैं। और एक चीज जरूर याद रखना कि जो 60% एंजियोस्पर्म एंथर होता है,
60% एंजियोस्पर्म एंथर होता है, वो पोलन को रिलीज कर देता है एट 2 सेल स्टेज, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो 2 सेल्ड मेल गेमिटोफाइट के दौरान उसको जो है वो शेड कर दिया जाता है, रिलीज कर दिया जाता है। अब आप मुझे एक बार जल्दी से फटाफट से बता दीजिए इन द चैट सेक्शन इफ दिस इज क्लियर टू एवरीवन प्रेजेंट हियर। कोई भी डाउट है आप डायरेक्टली पूछ सकते हो, एक बार पूछ सकते हो, 2 बार पूछ सकते हो, 3 बार पूछोगे तो मतलब पूछ सकते हो, मजाक कर रही हूँ, है ना। बताओ जल्दी से, है ना, बताओ जल्दी से, एक बार जल्दी से फटाफट से बताओ कि क्या ये चीज क्लियर है आपको। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, बताओ जल्दी से। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया ये चीज। अच्छा एक चीज मैं और बता देती हूँ, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि पोलन ग्रेन ही मेल गेमिटोफाइट होता है ना। तुम्हें भी ये कंफ्यूजन है क्या? एक बार मुझे जल्दी से फटाफट से बताओ। कोई क्वेश्चन, कोई डाउट, एनीथिंग, किसी को डाउट आ रहा है? प्रीवियस स्लाइड लगा दूं? ठीक है लगा देती हूँ, है ना। मैं अभी थोड़े देर में थोड़ा साइड हट जाऊंगी ताकि तुम ये नोट डाउन कर लेना, ठीक है, अच्छे से कर लेना। एक बार मुझे बताओ, कोई डाउट अगर है तो एक बार पूछ लेना। कोई डाउट नहीं है? एक तो यार बहुत तुम्हारी चैट जो है बहुत फास्ट जाती है तो मुझे दिखता नहीं है तुम लोगों का डाउट। ठीक है, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। मैम मेम्ब्रेन, बेटा ये मेम्ब्रेन मैंने इसलिए बनाई है ताकि मैं इसको अलग से दिखा सकूं कि ये आपका वेजिटेटिव सेल है और 2 मेल गेमीट्स हैं, ठीक है। मतलब मेरा ऐसा कोई पॉइंट नहीं था मतलब बनाने का, बट जस्ट टू डिफरेंशिएट कि ये आपका एक वेजिटेटिव सेल है और यहाँ पर आपके पास 2 मेल गेमीट्स हैं। किसमें? 3 सेल मेल गेमिटोफाइट में। आई बात समझ में? क्लियर हो गया। चलिए बहुत ही बढ़िया बात है, बहुत ही बढ़िया बात है। अच्छा मैं क्या बोल रही थी कि बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि पोलन ग्रेन्स ही मेल गेमीट्स है। नहीं बेटा, बिल्कुल भी नहीं, ये गलती मत करना। मैं ये चीज भी आपको लिखवा देती हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एंड क्या लिखवाने वाले हो मैम आप? सबसे पहले हम इसको छोटू कर देते हैं, है ना, और यहाँ पर डाल देते हैं और इसको हम लोग बंद कर देते हैं गाइस एक बॉक्स में, ठीक है, ताकि 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 एकदम अच्छा सा दिखे। अच्छा यहाँ पर एक नोट डालकर लिख लेना, है ना, यहाँ पर एक नोट डालकर लिख लेना और ये याद रखना, ऐसा नहीं कि भूल जाओ, भूलना नहीं है गाइस वरना दिक्कत हो जाएगी। इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता है, ठीक है। नोट ये है कि बच्चों को लगता है पोलन ग्रेन ही मेल गेमीट्स है। नहीं, अब सुनो मेरी बात, जो पोलन ग्रेन होता है इट रिप्रेजेंट मेल गेमिटोफाइट, ठीक है, इट रिप्रेजेंट, ये मेल गेमिटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है, ये मेल गेमीट नहीं होता है। समझे मेरी बात? है ना मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे सुनहरे बच्चों, ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? ये रिप्रेजेंट करता है मेल गेमिटोफाइट को, बट ये मेल गेमीट नहीं होता है। मेल गेमीट तो ये रहे, मेल गेमीट तो ये रहे, ये तो आपका पोलन ही हो गया ना, ये तो आपका मेच्योर पोलन हो गया। 3 सेल मेल गेमिटोफाइट को हम लोग मेच्योर पोलन भी बोलते हैं, तो यहाँ पर और लगाकर लिख लेना, इसको हम लोग मेच्योर पोलन भी बोलते हैं, ठीक है। अब चाहे आपका पोलन 2 सेल स्टेज पर शेड हो रहा होगा, चाहे 3 सेल स्टेज पे शेड हो रहा होगा। अगर 2 सेल स्टेज पे शेड हो रहा होगा तो उस टाइम पर माइटोसिस होगा और 3 सेल स्टेज मेल गेमेटोफाइट बन जाएगा। बट अगर 3 सेल स्टेज पे शेड हो रहा होगा तो उसमें ऑलरेडी 2 मेल गेमीट्स होंगे पहले से ही, ठीक है। तो चाहे 2 सेल स्टेज पे शेड हो रहा उसको 3 सेल मेल गेमेटोफाइट बनाना ही पड़ेगा, है ना, अंत में उसको इधर ही आना पड़ेगा, ठीक है। आई बात समझ में? अब हम आ जाते हैं अपने स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन पे। जो मैंने आपको ये चीजें बताई ना, अब इसको हम अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं। जो आपका मेच्योर पोलन होता है उसका क्या स्ट्रक्चर होता है, क्या क्या लेबलिंग है, ये सारी चीजें हम लोग एक बार अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है, अच्छे से समझ लेते हैं। चलो चलो फटाफट से, क्या तुम लोग तैयार हो? क्या तुम लोग तैयार? क्या क्या निकलता रहता है मेरे मुंह से? बेटा व्हाट वुड बी द प्लॉइडी ऑफ द टेट्राइड? बेटा एन होगा ना, मियोसिस हो गया तो प्लॉइडी हो जाएगी चेंज, तो टेट्राइड की प्लॉइडी एन हो जाएगी। मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है क्या? मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है क्या? लिखा होगा यार, ऐसा कैसे? देखो लिखा तो है यहाँ पर,
लिखा है ना एन, प्लॉइडी चेंज हो जाएगी, मियोसिस रिडक्शनल डिवीजन होता है ना, तो प्लॉइडी चेंज हो जाएगी, सिंपल सी बात है ना। चलो, क्या तुम लोग तैयार हो, क्या तुम लोग तैयार हो स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन के लिए? भाई ड्राइंग बना रहे हो कि नहीं? ड्राइंग नहीं, डायग्राम गाइस। देखो बायो की क्लास में कोई ड्राइंग नहीं होती, डायग्राम्स होता है। सब लोग मुझे दिखाएंगे, सब लोग मुझे टैग करोगे, मतलब अगर चाहते हो मुझे अपना दिखाना होमवर्क कि भाई तुमने अच्छे से बनाया है, सारे डायग्राम्स मेरे साथ बना रहे हो, तुम मुझे टैग करके दिखाने वाले हो, वरना देखो बहुत मार पड़ेगी, ठीक है? ऑनलाइन पिटाई हो जाएगी, देख लो गाइस, ठीक है? मैं तुम्हें भोली दिखती हूँ पर हूं नहीं, समझे तुम? मैं तुम्हारी कर दूंगी पिटाई, ठीक है? चलो ओके, ऑल राइट, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार, क्या बात है। अब हम चलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन पे। तो भाई अपने एकदम पिकासो अंदर का जगा लीजिए, है ना, एक बार पिकासो अंदर का जगा लीजिए। और अब हम बनाने वाले हैं अपना मैच्योर पोलन ग्रेन, ठीक है? चलिए, बहुत ही बढ़िया बात है। यहाँ पर हमें बनाना है पिकासो अंदर का जगा लीजिए और बनाना शुरू कर दीजिए, ठीक है? अच्छा, ठीक है, बहुत ही बढ़िया बात है। इसके साथ साथ हमारे पास एक होता है यहाँ पर वेजिटेटिव सेल, जिसका हम लोग दिखाएंगे एक इरेगुलर सा न्यूक्लियस। और साथ ही साथ यहाँ पर हमारे पास क्या होता है गाइस? यहाँ पर हमारे पास 2 मेल गैमीट्स होते हैं, ठीक है? तो 1 और 2 मेल गैमीट्स हमने यहाँ पर बना दिए हैं, ठीक है, बहुत ही बढ़िया बात है। अब इसकी लेबलिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, है ना? लेबलिंग हमें करना पड़ेगा अच्छे तरीके से, ठीक है? ये क्या है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। ये क्या होता है ना, इसके बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं। ये क्या होता है, इसके बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं। ये तो हमें पता ही है ये क्या है। एनीवेज, अब एक बार इसकी हम लेबलिंग पे आ जाते हैं। तो अगर आपको पता है, आप लोगों ने पहले पढ़ लिया है, तो आप लोग मुझे इसका आंसर बता सकते हो साथ में ही, ठीक है? यहाँ पर अगर आप देखोगे कि एक जगह छूटी हुई है, तो ये जो आपको दिख रही है ना, ऐसे लग रहा है चांद सितारे वाली, है ना? ऐसे कुछ चांद सितारे वाला ड्राइंग लग रहा है आपको, है ना? ऐसे कांटे निकले हुए हैं, ठीक है, कांटे निकले हुए हैं, ऐसा लग रहा होगा आपको। और यहाँ पर ये एब्सेंट है, तो इस पार्ट को जहां पर आपका आउटर लेयर जो है वो एब्सेंट होता है, उसको हम जर्म पोर बोलते हैं, ठीक है? लिखो भाई, इसकी लेबलिंग क्या आ जाएगी? इसकी लेबलिंग आएगी जर्म पोर। तो लिख दो यहाँ पर जर्म पोर। अभी क्या इसका सिग्निफिकेंस होता है उसके बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं। अच्छा, ये क्या है जो आउटर लेयर की आप मैम इतने टाइम से बात कर रहे हो, ये है क्या आखिर में? तो इसको हम बोलते हैं एग्जाइन, ठीक है? इसको क्या बोलते हैं? एग्जाइन बोलते हैं। ये आपकी आउटर वॉल होती है, ठीक है? आउटर वॉल होती है। एंड इसके बारे में बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चीज है जो अभी मैं थोड़ी देर में, थोड़े सेकेंड्स में बताने वाली हूँ। इसके बाद ये वाला जो येलो कलर से बना है, ये क्या है मैम? ये है आपका इंटाइन, ठीक है? ये आपका क्या हो जाएगा? इंटाइन हो जाएगा। ये आपका इनर वॉल होता है। बहुत ही बढ़िया बात है ना? इनर वॉल है तो बहुत ही बढ़िया बात है। ओके, ये आपके 2 मेल गैमीट्स हो गए, ठीक है? बहुत ही बढ़िया बात है। 2 मेल गैमीट्स भी हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिए हैं। अच्छा, एक और चीज लिखो, जो इंटाइन है और एक्साइन है ना? एक्साइन प्लस इंटाइन, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? स्पोरोडर्म बनाते हैं। स्पोरोडर्म बनाते हैं, ठीक है? आई बात समझ में? चलिए, ये तो हो गई बात लेबलिंग की। अब हम आ जाते हैं एक्साइन पे, ठीक है? तो जो एक्साइन है ये आपकी डिसकंटिन्यूस होती है। डिसकंटिन्यूस मतलब कि कुछ कुछ जगह पर ये एब्सेंट होती है। जैसे आपने देखा यहाँ पर एब्सेंट है, तो जो एक्साइन है यहाँ पर मैं लिख देती हूँ आपके लिए। एक्साइन जो आउटर वॉल है, ये आपकी सबसे पहली बात ये थिक होती है ना? तो लिख देते हैं ये थिक होती है। साथ ही साथ डिसकंटिन्यूस लेयर होती है, डिसकंटिन्यूस होती है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज कि ये किसकी बनी होती है? ये बनी होती है स्पोरोपोलिन की, ठीक है? यहां पर लिख देती हूं कि ये बनी होती है स्पोरोपोलिन की। स्पोरोपोलिन के बारे में अभी हम लोग थोड़ी देर में बात करने वाले हैं। इंटाइन की बात कर लेते हैं, जो आपका इनर वॉल है ना? इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो इंटाइन जो है, यहां पर ये लिख दे रही हूं, इंटाइन जो है, इंटाइन हमारी कंटिन्यूस होती है।
कंटिन्यूस लेयर है, मतलब ये आपकी हर जगह पर प्रेजेंट है, ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर ये एब्सेंट है, कंटिन्यूस लेयर है। साथ ही साथ ये किसकी बनी होती है? इट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड पेक्टिन, सॉरी सेल्यूलोज एंड पेक्टिन, कैल्शियम लिख दिया मैंने, सेल्यूलोज एंड पेक्टिन की बनी होती है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया बात है ना, बहुत ही बढ़िया बात है अगर सेल्यूलोज एंड पेक्टिन की बनी हुई है। इसको हम बॉक्स में बंद कर देते हैं, है ना, और इसको भी हम लोग ट्राई करते हैं कि बॉक्स में बंद हो जाए। चलो, ये भी हमारा बॉक्स में बंद हो चुका है। ठीक है, अब इसका एक बार डायामीटर देख लेते हैं। इसका डायामीटर होता है 25 to 50 माइक्रोमीटर। ये इसका डायामीटर हो गया। ठीक है, ये इसका डायामीटर हो गया। आई बात समझ में? आई बात समझ में? यहां तक की कहानी सबको क्लियर है? यहां तक की कहानी सबको क्लियर है? एक बार जल्दी से फटाफट से मुझे बताइए। देखो, अब यहां पर आ जाते हैं जर्म पोर। जर्म पोर का बेसिकली सिग्निफिकेंस क्या है ना, यहां पर जो एक्साइन है ये यहां पर क्यों नहीं प्रेजेंट है? तो भाई यहां पर बनती है पोलन ट्यूब। अब ये पोलन ट्यूब कैसे बनती है, क्या सारी चीजें होती है, ये हम लोग आगे आने वाले जो भी सेशंस है उसमें पढ़ने वाले हैं। बट मैं अभी के लिए आपको बता देती हूं कि भाई जो पोलन ट्यूब है उसको निकलने के लिए एक जगह चाहिए होती है। तो कैसे निकलेगी? इसी पोर से निकलती है जिसको हम लोग जर्म पोर बोलते हैं। अब ये पोलन ट्यूब कैसे बनेगी, कौन बनाएगा, कैसे, कहाँ जाती है, उसके अंदर क्या क्या चीजें होती है, ये सारी चीजें हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो उसके बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी के लिए सिर्फ इतना जानो कि जो जर्म पोर है बेसिकली ये क्यों होता है, ताकि पोलन ट्यूब जो है वो निकल सके। ठीक है, क्योंकि हमारे पास एक एक्साइन है, आउटर वॉल है जो काफी ज्यादा थिक है ना, और साथ ही साथ ये स्पोरोपोलिन की बनी हुई होती है जो सबसे ज्यादा, इट इज द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मैटर नोन। मैंने बोला था ना ये बहुत ही ज्यादा कुछ स्पेशल लेयर है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा स्पेशल लेयर है। तो जो स्पोरोपोलिन है इट इज द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मैटर नोन। अभी मैं इसको भी लिखवाने वाली हूं आपको। तो इस जर्म पोर का सिग्निफिकेंस आपको समझ में आ चुका है। आई एम होपिंग एक्साइन का मतलब समझ में आ गया है। एक्साइन आपकी आउटर वॉल है, किसकी बनी हुई है? स्पोरोपोलिन की बनी होती है, डिसकंटिन्यूअस होती है। इंटाइन जो है वो आपकी इनर वॉल होती है, किसकी बनी है? सेल्यूलोज एंड पेक्टिन की बनी होती है। डायमीटर हम लोगों ने देख लिया 25 to 50 माइक्रोमीटर होता है। यहां तक की कहानी आई एम होपिंग आपको समझ में आ गई है। ठीक है, यस। अब थोड़े से कुछ पॉइंट्स के बारे में हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे स्पोरोपोलिन की, है ना, स्पोरोपोलिन, यार स्पेलिंग देख लेना, मैं हमेशा गलत लिखती हूँ, स्पोरोपोलिन। ठीक है, स्पोरोपोलिन मैं ट्राई करती हूँ पर पता नहीं मेरे दिमाग में स्पेलिंग गलत क्यों हो जाती है। मतलब आई ट्राई माई बेस्ट, है ना, आई ट्राई माई बेस्ट। डेहेसेंस का मतलब क्या होता है बेटा? डेहेसेंस का मतलब होता है जब आपका एंथर जो है वो मैच्योर हो जाता है। जब मैच्योर होगा तो पोलन्स को रिलीज करता है। ठीक है, तो यहां पर आपके जो एंथर है उसमें लाइन ऑफ डेहेसेंस होता है जहां से वो स्प्लिट होगा। जो स्प्लिट होगा तब आपके पोलन्स जो है वो रिलीज होते हैं, उसको हम डेहेसेंस ऑफ एंथर बोलते हैं। तो लाइन ऑफ डेहेसेंस स्प्लिट होगा जिसकी वजह से जो पोलन्स है वो रिलीज होते हैं, एंड इसी को हम क्या बोलते हैं? डेहेसेंस बोलते हैं। ठीक है, आई बात समझ में, है ना। लाइन ऑफ डेहेसेंस जो है वो स्प्लिट होगा, है ना, जिसकी वजह से पोलन्स जो है वो रिलीज होने वाले हैं। क्लियर हुआ? बताओ जल्दी से, बताओ बताओ बताओ। एक बच्चा लिख रहा है प्लॉइडी क्या होती है? बेटा क्लास में आपने 11th क्लास पढ़ी है? बताओ मुझे पहले तो। देखो, अब तुम मुझे 12th क्लास में पूछोगे प्लॉइडी क्या होती है तो फिर मैं कैसे एक्सप्लेन करूं? मतलब थोड़ा तो समझो ना यार, मेरी बात भी समझो। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि तुम्हें नहीं आता है, मैं ये बोल रही हूँ कि तुम्हें पहले से ही कुछ कुछ चीजें पता होनी चाहिए। जैसे अब मैं यहाँ पर माइटोसिस और मियोसिस नहीं एक्सप्लेन करने वाली हूँ ना, कि भाई माइटोसिस में ऐसे ऐसे सारा प्रोसेस होता है, ये चीजें होती है, मियोसिस में क्या क्या चीजें होती है, मैं यहाँ पर नहीं एक्सप्लेन करने वाली हूँ। इसलिए मैंने यहाँ पर बता दिया माइटोसिस होता है, मियोसिस होता है। यहाँ पर नहीं करूंगी भाई, उतना टाइम है ही नहीं मेरे पास। अगर मैं वही एक्सप्लेन करने लगी तो पूरा चैप्टर है वो 11th क्लास का। सो प्रैक्टिकली देखा जाए तो पॉसिबल नहीं है। तो कुछ कुछ चीजें आपको पता होना चाहिए, मैं इतना तो एक्सपेक्ट कर सकती हूँ ना आपसे, राइट। चलो, स्पोरोपोलिन की हम लोग बात कर रहे थे। तो जैसे मैंने बताया, इट इज द मोस्ट रेजिस्टेंट
ऑर्गेनिक मैटर नोन। मैम आपने इसको ऐसा क्यों बोला है ना, इसको सबसे ज्यादा मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मैटर क्यों बोला गया, इसके पीछे क्या रीजन है? तो इसके पीछे रीजन ये है, पहला आ जाएगा फिजिकल। फिजिकल में चाहे आप इसको कितना भी ज्यादा टेम्परेचर दे दो, है ना, बहुत ही ज्यादा अगर टेम्परेचर दोगे तो भी आप इसको डिग्रेड नहीं कर पाओगे, इसका कुछ भी बाल भी बाका नहीं कर पाओगे, ठीक है, इसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाओगे, ठीक है। साथ ही साथ अगर आप बहुत ही ज्यादा प्रेशर दोगे उसके बावजूद भी आप स्पोरोपोलिन का एक भी बाल बाका नहीं कर सकते हो, ठीक है। ये तो हो गई फिजिकल की बात, ठीक है। अब हम आ जाते हैं केमिकल पे। केमिकल का मतलब है कि चाहे आप किसी भी स्ट्रॉन्ग एसिड का इस्तेमाल कर लो, है ना, चाहे आप कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड का इस्तेमाल कर लो या फिर कोई भी स्ट्रॉन्ग एल्कली का इस्तेमाल कर लो, आप भाई इस स्पोरोपोलिन को डिग्रेड नहीं कर पाओगे, समझ रहे हो। इसी वजह से बोला गया कि इट इज द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मैटर नोन। इसीलिए बोला गया कि यहां पर ये डिसकंटिन्यूअस होती है, क्योंकि भाई आपके पोलन ट्यूब को निकलने के लिए कोई जगह भी तो चाहिए। जब ये इतना ज्यादा थिक है, इतना ज्यादा हार्ड है, इसका कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, तो पोलन ट्यूब कहां से निकलेगी? इसी वजह से ये डिसकंटिन्यूअस होती है। आई बात समझ में? ओके। अच्छा, कोई भी एंजाइम इसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है ना, एंजाइम भी इसका बाल बाका नहीं कर सकता है, एक भी बाल बाका नहीं कर सकता है, ठीक है। यही रीजन है जो आपके पोलन्स है उनको काफी अच्छे से प्रिजर्व कर सकते हैं एज अ फॉसिल। आई बात समझ में, है ना, क्योंकि स्पोरोपोलिन प्रेजेंट होती है और इसका कुछ भी कोई बिगाड़ नहीं सकता है। इसी वजह से पोलन्स को हम लोग काफी अच्छे से प्रिजर्व कर सकते हैं एज अ फॉसिल। क्या ये चीज सबको समझ में आई? एक बार जल्दी से फटाफट से मुझे बताइए, एक बार जल्दी से फटाफट से मुझे बताइए, यहां तक की कहानी आपको समझ में आई कि नहीं आई? हाँ जी मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे ढोकलास 1.0, क्या ये कहानी आपको समझ में आई कि नहीं? ये कहानी एपिफिज मैम की जुबानी, ये प्यारी सी कहानी एपिफिज मैम की जुबानी। बताइए, बताओ। मैम ब्रेकअप हो गया है। एक काम करो, तुम भी ब्रेकअप कर लो, ठीक है, एक काम करो, तुम भी ब्रेकअप कर लो। ब्रेकअप हो गया है ना, तुम भी कर लो ब्रेकअप, सिंपल सी बात है। मजाक कर रही हूँ। ब्रेकअप हो गया है तो भाई पढ़ाई करो, इन सब चीजों पे फोकस मत करो, है ना, पढ़ाई लिखाई करो। पढ़ाई लिखाई करोगे तो बनोगे महान, और क्या बोलते हैं उसको, और क्या बोला जाता है उसको, ठीक है। बेटा नोट्स मिल जाएंगे, बिल्कुल मिल जाएंगे आपको। रिकॉर्डेड वीडियो नहीं मिल रही है। क्लियर हो गया? ठीक है, क्लियर है, सब कुछ क्लियर है अच्छे से, है ना। एक बार जल्दी से मुझे बता देते तो बहुत ही अच्छी बात हो जाती। चलिए, आई एम होपिंग आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा ही कर देती हूँ ताकि यहाँ पे बीच में लिख दूँ, और थोड़ा इसका साइज बड़ा कर दूँ ताकि आपको समझ में आए सारी चीजें। चलिए, ओके, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका एरो एलर्जेंस। नेक्स्ट टॉपिक क्या है भाइयों और उनकी बहनों? एरो एलर्जेंस है। अच्छा, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि भाई इसका क्या मतलब होता है। इसका क्या मतलब होता है, देखो, पोलन ग्रेन्स मैंने आपको बताया, ये जो पोलन ग्रेन्स है ना, ये एलर्जेंस का भी काम करते हैं। एलर्जेंस क्या होता है? एलर्जेंस वो होता है जो एलर्जी कॉज करते हैं, ठीक है। तो यहां पर मैं लिख देती हूं, एलर्जेंस का क्या मतलब होता है? एलर्जेंस का मतलब होता है जो एलर्जी कॉज करेगा, ठीक है, जो एलर्जी कॉज करेगा। तो यहां पर एलर्जेंस कौन हो जाएगा? यहां पर एलर्जन आपका पोलन ग्रेन हो जाएगा, ठीक है, आपका पोलन ग्रेन हो जाता है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया बात है। अच्छा, ऐसे कुछ फ्लावर्स जिनको हम बोलते हैं एनिमोफिलस फ्लावर, जिसमें क्या होगा? विंड पॉलिनेशन होता है। तो जिसमें विंड पॉलिनेशन को हम बोलते हैं एनिमोफिली। तो ऐसे फ्लावर्स जिसमें विंड पॉलिनेशन हो रहा होगा उसको हम क्या बोलेंगे? एनिमोफिलस फ्लावर। सिंपल सी बात है ना। तो यहां पर लिख देते हैं कि जिनमें होता है विंड पॉलिनेशन, जिसमें होता है विंड पॉलिनेशन,
सबसे पहले विंड पॉलिनेशन को हम बोलते हैं एनिमोफिली, एनिमोफिली। और ऐसे फ्लावर्स जिनमें विंड पॉलिनेशन होगा उनको हम क्या बोलेंगे प्यार से भाई और उनकी बहनों, उसको हम बोलेंगे एनिमोफिलस फ्लावर्स। क्या बोल देंगे गाइस? एनिमोफिलस फ्लावर्स बोल देंगे। इसमें क्या होता है, इसमें ऐसे फ्लावर्स क्या करते हैं, पोलन ग्रेन्स को बहुत ही एनॉर्मस अमाउंट में रिलीज करते हैं। सबसे पहले तो प्रोड्यूस भी काफी ज्यादा एनॉर्मस अमाउंट में होता है और रिलीज भी एनॉर्मस अमाउंट में होता है। तो यहां पर मैं लिख देती हूं, दे प्रोड्यूस पोलन्स इन एनॉर्मस अमाउंट, बहुत ही ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस करते हैं और रिलीज भी करते हैं। कभी कभी क्या होता है, जब पोलन्स रिलीज होते हैं ना, उस टाइम पर पूरा जो आपका सराउंडिंग होता है ना, वो येलो येलो ऑरेंजिश कलर का दिखाई देता है। ठीक है, इतने ज्यादा अमाउंट में ये रिलीज होते हैं। अब जैसे मैंने बोला, कुछ जो पोलन ग्रेन्स है ये एलर्जी भी, कुछ स्पीशीज है पोलन ग्रेन्स के, ये एलर्जी भी कॉज कर सकती है। ठीक है, अब जो एलर्जी होते हैं उसके कुछ कुछ सिम्टम्स होते हैं। तो कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं यहां पर मैं आपके लिए लिख रही हूं, है ना। तो सिम्टम्स कौन कौन से हो जाएंगे, सिम्टम्स यहां पर आ जाएगा। सबसे पहला टीयरी आईज। टीयरी आईज का क्या मतलब होगा, आंखें एकदम ऐसा लगेगा रो रहे हैं। ठीक है, टीयरी आईज हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका फीवर भी हो जाता है। ठीक है, फिर रनी नोज, है ना, नाक बहने लग जाती है। तो ये सारे क्या है, ये सारे आपके सिम्टम्स हैं। किसके किसके, आपके एलर्जी के सिम्टम्स है। जैसे आप यहां पर देख सकते हो, तो ये सारे सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं। ये तो हो गई नॉर्मल केस की, बट कभी कभी सीवियर केसेस में बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। जैसे कि आपका ब्रोंकाइटिस हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाएगा, एजमा एंड ब्रोंकाइटिस। तो यहां पर मैं लिख देती हूँ, ये तो आपका हो गया सिम्टम्स ऑफ एलर्जी। बट सीवियर केसेस में क्या होता है उसके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। सीवियर केसेस में यहां पर मैं लिख दूं, कहां लिखूं, नेक्स्ट पेज पे लिख देती हूँ। नेक्स्ट पेज पे लिखती हूँ आप लोगों के लिए, सीवियर केसेस में यहां पर क्या क्या हो सकता है, एजमा एंड ब्रोंकाइटिस। ठीक है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्या ये चीज सबको समझ में आई? एक बार जल्दी से फटाफट से बता दो, एक बार जल्दी से फटाफट से बता दो इन द चैट सेक्शन इफ दिस इज क्लियर टू एवरीवन प्रेजेंट हियर। ये तो सिम्टम्स हो गए एलर्जी के। एलर्जेंस किसे बोलते हैं, जो एलर्जी कॉज करेगा। यहाँ पर पोलन ग्रेन जो है वो एलर्जी कॉज करते हैं, तो पोलन ग्रेन क्या हो गया, एलर्जन हो गया। ऐसे फ्लावर जिसमें विंड पॉलिनेशन होता है, विंड पॉलिनेशन को हम एनिमोफिली बोलते हैं। ऐसे फ्लावर जिसमें विंड पॉलिनेशन हो रहा होगा उसको हम बोलेंगे एनिमोफिलस फ्लावर। इसमें ये पोलन ग्रेन्स को प्रोड्यूस करते हैं एनॉर्मस अमाउंट में, है ना। मतलब अगर ये रिलीज होते ना, उस टाइम पर आप देखोगे पूरा सराउंडिंग में येलो येलो कलर का हो जाता है। अब ये क्या करेंगे, एलर्जी कॉज करेंगे। अगर आपने इनको इनहेल कर दिया तो बहुत सारे लोगों को इनसे एलर्जी होती है। कुछ सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि रनी नोज हो गए, नाक बहने लग जाएगी, हैं करते रहोगे, है ना। फिर उसके बाद आपकी आंखों में से आंसू निकलते रहेंगे। ठीक है, टीयरी आईज हो गया, फीवर हो गया, ये सारे सिम्टम्स हो गए। सीवियर केसेस में एजमा एंड ब्रोंकाइटिस भी हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ स्पीशीज दी गई है, जैसे कि आपका चीनोपोडियम एंड पार्थीनियम। ठीक है, ये याद रखना, चीनोपोडियम एंड पार्थीनियम, जिसको हम लोग प्यार से कैरेट ग्रास भी बोलते हैं। ठीक है, जिसको हम प्यार से कैरेट ग्रास भी बोलते हैं। ये क्या है, आपके एरो एलर्जेंस है। ठीक है, ये क्या है, आपके एरो एलर्जेंस होते हैं। ये चीज मैंने आपको बता दी है। कुछ लोगों में ये एलर्जी कॉज करते हैं, दैट लीड्स टू रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, जैसे कि एस्मा एंड ब्रोंकाइटिस हो गया। अगर मैं पार्थीनियम की बात करूं तो इंडिया में एज अ कंटामिनेंट आया था। ठीक है, इंपोर्टेड वीट के साथ ये इंडिया में आया था और ये काफी ज्यादा कॉमन है। यूबिक्विटस का मतलब होता है कॉमन। ठीक है, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं मैम यूबिक्विटस का क्या मतलब होता है। यूबिक्विटस का मतलब होता है कॉमन। ये बहुत ज्यादा कॉमन हो गया है पोलन एलर्जी कॉज करने के लिए। ठीक है, आई बात समझ में। सो आई एम होपिंग आपको एरो एलर्जेंस भी बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यस, बताइए क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या आपको समझ में आए कि नहीं आए, बताइए जल्दी से फटाफट से। हाँ जी मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, क्या आपको ये चीज समझ में आ गई है या नहीं आई है, बता दो जल्दी से। यहां तक की कहानी सबको क्लियर है कि नहीं है, एक बार जल्दी से फटाफट से बता दो।
ठीक है, क्लियर हो गया? क्या बात है यार, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, क्या बात है यार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है भाई, इतनी सारी हमने बातें कर ली पोलन ग्रेन के बारे में कि ये एलर्जी कॉज कर देता है, ये कर देता है, वो कर देता है। मैम इससे कुछ फायदा होता है हमारे लिए? बिल्कुल फायदा होता है। जो पोलन टेबलेट्स एंड सिरप्स हैं, ये अब काफी ज्यादा इनका यूज जो है काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया है। यूजुअली अगर मैं अपने कंट्री की बात करूं, इंडिया की बात करूं, तो इंडिया में अभी ये पोलन टेबलेट्स एंड सिरप्स का कंज्यूम करना अभी इतना ज्यादा फैशन में नहीं आया है। बट यस, वेस्टर्न कंट्रीज जैसे कि यूरोप हो गई, वहां पर इनका इस्तेमाल किया जाता है। एंड ऑब्वियस सी बात है भाई, पोलन ग्रेन आपका क्या है, मेल गेमेटोफाइट है, तो ये किस में रिच होता है? मिनरल्स में रिच होता है, अमाइनो एसिड्स में रिच होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स में रिच होता है। तो जब आप इसको कंज्यूम करते हो तो ऑब्वियस सी बात है ये आपके परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर सकता है, इनहैंस कर सकता है। ठीक है, तो यहां पर बहुत अच्छे से लिखा हुआ है कि जो पोलन ग्रेन्स हैं, दे आर न्यूट्रिएंट रिच एंड आर इंक्रीजिंगली यूज्ड एज फूड सप्लीमेंट। न्यूट्रिएंट रिच मतलब इसमें क्या क्या चीजें हो सकती है? इसमें मिनरल्स होंगे, इसमें मिनरल्स होंगे भाई, मेल गेमेटोफाइट है, मिनरल्स होंगे, एंटीऑक्सीडेंट्स होंगे, ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट्स होंगे, अमाइनो एसिड्स होंगे, ठीक है, अमाइनो एसिड्स होंगे, शुगर होंगे, ये सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें हैं। इसी वजह से इनका काफी ज्यादा मतलब इनको कंज्यूम करना काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुका है। ठीक है, अब यहां पर अगर आप देखोगे तो ये देखो, ये पोलन टेबलेट्स हैं। पोलन टेबलेट्स इंग्लैंड में, जैसे यहाँ पर बी पोलन फ्रॉम इंग्लैंड, पोलन टेबलेट्स हो गया, सिरप हो गया, ये सारी चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। पोलन को कंज्यूम किया जाता है बाय रेस हॉर्सेस और एथलीट के द्वारा भी, ताकि वो अपनी परफॉर्मेंस को इनहैंस कर सके। ठीक है, आई बात समझ में? देखो, इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपके एनसीईआरटी के टेक्स्ट में नहीं दिया होगा, वहां पर सिर्फ इतना दिया होगा वेस्टर्न कंट्रीज, बट यहाँ पे कंट्री का नाम भी पूछते हैं कभी कभी, है ना? तो यहाँ पर आप देखोगे इस पिक्चर में बना हुआ है इंग्लैंड, तो इससे भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। इसी वजह से बोला जाता है कि एनसीईआरटी में एक एक चीज, चाहे वो डायग्राम हो, चाहे वो अलग से कॉलम बना हुआ हो, चाहे वो नोट वाला कोई भी कॉलम बना हुआ, सारी चीजें आपको रटनी है। मतलब रटनी नहीं है, मतलब समझनी है। जो याद करनी है वो तो याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो पोलन टेबलेट्स एंड सिरप्स का इस्तेमाल किया जाता है किसके द्वारा? रेस हॉर्सेस और एथलीट्स के द्वारा, ताकि वो अपनी परफॉर्मेंस को इनहैंस कर सके। ठीक है, आई बात समझ में? ये चीज हमारी हो गई है खत्म। यहाँ पर नेक्स्ट जो टॉपिक आता है दैट इज वाइबिलिटी ऑफ पोलन ग्रेन। सबसे पहले आप मतलब समझो कि वाइबिलिटी का क्या मतलब होता है। वाइबिलिटी का अगर मतलब मैं बताऊं आपको, तो इट इज एबिलिटी टू प्रोड्यूस पोलन ट्यूब। ठीक है, मैंने क्या बोला? वाइबिलिटी का क्या मतलब होता है पोलन ग्रेन का? एबिलिटी टू प्रोड्यूस पोलन ट्यूब, एबिलिटी टू प्रोड्यूस पोलन ट्यूब। ठीक है, अगर मैं यहां पर एक वाइबल पोलन की बात करूं, ठीक है, वाइबल, देखो वाइबिलिटी का क्या मतलब मैंने आपको बताया, एबिलिटी टू प्रोड्यूस पोलन ट्यूब। तो पोलन ट्यूब तो वही पोलन बनाएगा ना जो वाइबल होगा, जो जिंदा रहेगा। कोई जिंदा ही नहीं है तो पोलन ट्यूब कैसे बनाएगा? तो अगर मैं एक वाइबल पोलन की बात करती हूं तो उसमें क्या क्या चीजें होती हैं? उसमें आपका 2 मेल गैमीट होगा और एक आपका वेजिटेटिव सेल होगा, यही चीज होती है। तो यहाँ पर आपके पास 2 मेल गैमीट होंगे और आपका वेजिटेटिव सेल होता है। तो ये आपका क्या होगा? ये आपका वाइबल पोलन होगा। ये आपका वाइबल पोलन होता है। और ये क्या बना सकता है? ये आपका पोलन ट्यूब बना सकता है। ठीक है, पोलन ट्यूब बना सकता है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया बात है ना? बहुत ही बढ़िया बात है। अच्छा, अब बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं, है ना? बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर पोलन ग्रेन की वाइबिलिटी डिपेंड करती है। जैसे कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं? फैक्टर्स कौन कौन से हैं वो? सबसे पहला रिजर्व फूड मटेरियल, रिजर्व फूड मटेरियल। ठीक है भाई, जो पोलन है वो अपने साथ कितना खाने पीने का सामान लेकर चला है। दूसरा होता है आपका फैक्टर टेम्परेचर,
एंड तीसरा जो फैक्टर है वो होता है ह्यूमिडिटी। ठीक है, तीसरा फैक्टर क्या होता है बच्चों? तीसरा फैक्टर होता है ह्यूमिडिटी। जैसे मैंने बोला रिजर्व फूड मटेरियल, तो भाई कितना खाने पीने का सामान लेकर गया है। जैसे इसको समझो, एक राजा है, वो युद्ध पे गया है। ठीक है, वो युद्ध पे गया है, वो अपनी सेना को लेकर गया है। अब वो अपने साथ कुछ खाने पीने का सामान भी तो लेकर जाएगा ना, क्योंकि युद्ध तो सालों साल चलते रहते हैं। तो अगर वो खाने पीने का सामान नहीं लेकर गया तो वो तो पहले बात तो भूख से ही मर जाएगा ना। वो लड़ाई तो क्या ही करेगा, लड़ाई से तो क्या ही मरेगा, उससे पहले वो भूख से मर जाएगा। तो यहां पर ये आपका जो रिजर्व फूड मटेरियल है, ये भी आपका डिटरमाइन करता है कि पोलन ग्रेन की वाइबिलिटी, क्या वो पोलन ट्यूब बना पाएगा या नहीं बना पाएगा। दूसरा, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। अगर ऑप्टिमम टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी है तो उसके ऊपर क्या डिपेंड करता है कि उसका खाना चलता रहेगा या नहीं चलता रहेगा। जैसे ही इसमें फ्लक्चुएशन आया, टेम्परेचर या फिर ह्यूमिडिटी में फ्लक्चुएशन आया, तो रिजर्व फूड मटेरियल जल्दी खत्म हो सकता है ना। तो जल्दी खत्म हो गया तो ऑलरेडी ये क्या हो जाएगा, नॉन वाइबल हो जाएगा। नॉन वाइबल हो गया तो ऑब्वियस सी बात है वो पोलन ट्यूब को प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। ठीक है, पोलन ट्यूब को प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। अब आप मुझे एक बार जल्दी से फटाफट से बताइए इन द चैट सेक्शन, क्या आपको ये चीज क्लियर हुई या नहीं। वाइबिलिटी का मतलब होता है पोलन ग्रेन्स की एबिलिटी टू प्रोड्यूस पोलन ट्यूब। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसपे ये अफेक्ट कर, मतलब जिसके ऊपर ये बेस्ड होता है। सबसे पहला आ जाएगा रिजर्व फूड मटेरियल, कितना खाने पीने का सामान लेकर गया है। दूसरा टेम्परेचर, तीसरा ह्यूमिडिटी। रिजर्व फूड मटेरियल किसके ऊपर डिपेंड करता है, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी पे डिपेंड करता है। टेम्परेचर ह्यूमिडिटी अगर ऑप्टिमम है तो रिजर्व फूड मटेरियल जो है वो अपना टाइम पर खत्म होगा। बट अगर इसमें कुछ भी फ्लक्चुएशन आए तो रिजर्व फूड मटेरियल जल्दी खत्म हो जाएगा, जिसकी वजह से अब जो आपका पोलन है वो नॉन वाइबल हो जाएगा, वो पोलन ट्यूब को प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। चलिए, बहुत ही बढ़िया बात है, बहुत ही बढ़िया बात है। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, जैसे कि कुछ सीरियल्स है, राइस एंड व्हीट। यहाँ पर पोलन ग्रेन अपनी वाइबिलिटी को लूज कर देता है विद इन 30 मिनट्स। 30 मिनट्स के अंदर वो अपनी वाइबिलिटी को लूज कर देगा। ठीक है, कुछ और ऐसे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, जैसे कि रोजेसी, सोलेनेसी एंड लेग्यूमिनेसी। ये अपनी वाइबिलिटी को मेंटेन करके रखते हैं मंथ्स तक। ठीक है, तो यहाँ पर दो एग्जांपल्स दिए हैं पोलन वाइबिलिटी के, पोलन ग्रेन की वाइबिलिटी के। एक 30 मिनट्स वाला जिसमें आपका राइस एंड व्हीट आ जाएगा, और दूसरा आपका एग्जांपल दिया हुआ है सोलेनेसी, रोजेसी एंड लेग्यूमिनेसी। इससे क्वेश्चन भी बनता है, तो यहाँ पर मैं आपके लिए स्टार मार्क कर दे रही हूँ। यहाँ पर मैं आपके लिए स्टार मार्क कर दे रही हूँ, यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है। तो ये अपनी पोलन ग्रेन जो ये अपनी वाइबिलिटी को रिटेन करके रखते हैं विद इन मंथ्स तक। ठीक है, आई बात समझ में। मैंने आपको फैक्टर्स तो बता ही दिए हैं, सो आई एम होपिंग आपको वाइबिलिटी ऑफ पोलन ग्रेन जो है वो समझ में आ गया होगा। और ये पोलन बैंक्स वाला जो टॉपिक है ये आपका लास्ट टॉपिक है, इसके बाद आपका ये सेशन जो है वो खत्म हो जाएगा। पोलन बैंक्स का क्या मतलब होता है, पोलन बैंक्स हम बेसिकली बना क्यों रहे हैं। जैसे मैंने बोला कि भाई जो आपका पोलन ग्रेन है वो अपनी वाइबिलिटी को लूज कर देता है। कुछ में तो 30 मिनट्स की है, कुछ में महीनों तक चलती है। अब सोचो किसी में अगर 30 मिनट्स की है ना, और अगर मैं एक साइंटिस्ट हूं, मैं एक एक्सपेरिमेंट कर रही हूं, है ना, और मुझे इसके पोलन की जरूरत है, बट अगर ये 30 मिनट्स में अपनी वाइबिलिटी को लूज कर देगा तो क्या मैं अपना एक्सपेरिमेंट कर पाऊंगी, अच्छे से नहीं कर पाऊंगी। तो क्या मैं 30 मिनट्स के बाद दोबारा से पोलन लेने जाऊंगी और फिर दोबारा से एक्सपेरिमेंट करूंगी, नहीं, ऐसा नहीं करूंगी। तो हम क्या बनाते हैं, पोलन बैंक्स बनाते हैं, जिसमें हम पोलन की वाइबिलिटी को प्रोलॉन्ग करते हैं। ठीक है, तो पोलन बैंक्स क्यों बनाए जाते हैं, टू prolong पोलन वाइबिलिटी। ठीक है, इसकी वाइबिलिटी को रिटेन करने के लिए हम लोग पोलन बैंक्स बनाते हैं। सो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, यहां पर पोलन ग्रेन्स को स्टोर किया जाता है -196 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, इस टेम्परेचर पे लिक्विड नाइट्रोजन में, ठीक है, लिक्विड नाइट्रोजन में इसको स्टोर किया जाता है। क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। -196 डिग्री सेंटीग्रेड लिक्विड नाइट्रोजन में इसको स्टोर किया जाता है। नाइट्रोजन, ताकि हम पोलन की वाइबिलिटी को प्रोलॉन्ग कर सके, है ना, ताकि हम पोलन की वाइबिलिटी को प्रोलॉन्ग कर सकते।
कर सके। और इसी टेक्निक को हम क्या बोलते हैं प्यार से, इसी टेक्निक को गाइस, इसी टेक्निक को हम प्यार से क्रायो प्रिजर्वेशन बोलते हैं। क्रायो प्रिजर्वेशन बोलते हैं। आई बात समझ में, क्लियर हुआ? एक बार जल्दी से फटाफट से चैट सेक्शन में बताओ, एक बार जल्दी से फटाफट से चैट सेक्शन में बता दीजिए, एक बार जल्दी से फटाफट से चैट सेक्शन में बता दो। क्लियर हो गया? टेक्निक क्लियर हो गया? ठीक है, ठीक है, क्लियर हो गया? पोलन बैंक्स क्लियर हो गया? चलिए, बहुत ही बढ़िया बात है। सो आई एम होपिंग आज तक मैं मतलब आज तक कह रही हूँ, आज मैंने जितने भी सारे टॉपिक्स पढ़ाए हैं वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। कुछ क्वेश्चंस करा देती हूँ, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क दे दूंगी, है ना। ये देखो हमने क्या क्या पढ़ा आज, हमने पढ़ा है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, जिसमें हमने माइक्रोस्पोर्स कैसे बनते हैं, उनका फॉर्मेशन कैसे होता है वो बनाना सीखा। फिर डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट सीखा। उसके बाद हमने 2 सेल मेल गेमेटोफाइट, 3 सेल मेल गेमेटोफाइट, फिर अपने बात की हमने मैच्योर पोलन की, है ना, इसका डायग्राम देखा। इसके बाद हमने ये सारी चीजें पढ़ी, एरो एलोजेंस क्या होता है ये पढ़ा। फिर उसके बाद हमने पोलन टेबलेट्स एंड सिरप्स के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने वाइबिलिटी ऑफ पोलन ग्रेन पढ़ा एंड देन पोलन बैंक्स पढ़ा। ठीक है, आई एम होपिंग आपको ये सारी चीजें बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी और आपने बहुत ही अच्छे तरीके से सारे नोट्स बनाए होंगे। ठीक है, सबने नोट्स बनाए हैं अच्छी तरीके से, है ना भाई। मैं तुमसे ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ तुम नोट्स अच्छे से बनाओगे। देखो नोट्स तुम्हें ही काम में आने वाले हैं, लास्ट में मेरे काम किसी नहीं आएंगे। ठीक है, मेरे किसी भी काम में नहीं आने वाले, लास्ट में अगर आप एग्जाम देने आओगे तो ये नोट्स ही आपको हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, चलो अब जल्दी से फटाफट से कुछ क्वेश्चंस सॉल्व कर लेते हैं, बाकी के क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क दे दूंगी। ठीक है, चलो हो गया खत्म, बस थोड़े से। मैथ्स वाले तो नहीं आ गए? आ गए हैं, बोल। मैथ्स वाले आ गए? हाँ, मैथ्स वाले यहाँ आ गए। मुझे बोल तो रहे कह रहे थे वो छुट्टी पीसीएम रेड ऐसे करके, वो हमेशा आ जाते हैं, जैसे आप क्लास छोड़ते हो ना आ जाते हैं यहाँ मुझे पर। तो कह रहे थे कि छुट्टी कर दो। छुट्टी कर और दो। छुट्टी, अच्छा आप समझ में आया तो मैं छुट्टी करके कहाँ जाना होता है? वाह बेटे, बेटे लाडले मैं क्या लाडले। आजकल एक और चल रहा है पता है? नहीं नहीं, बाद में बताएंगे, हाँ, बाद में बताएंगे। अरे नहीं नहीं, बाद में बताएंगे। बताऊंगा मैं, बाद चलो में बैठ जाता हूँ। चलो ठीक है, क्वेश्चंस कर लेते, जाओ यार जल्दी से जाओ। कितने सवाल कर बस 3-4। ये कौन है? ये मैं हूँ, मैं। चलो इसका आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ। व्हाट वुड बी द प्लॉइडी ऑफ द सेल्स ऑफ टेट्राड? टेट्राड की क्या प्लॉइडी होगी? हेप्लॉइड, डिप्लॉइड, पॉलीप्लॉइड और ट्रिप्लॉइड। इसका आंसर आ जाएगा हेप्लॉइड। ठीक है भाई, म्यूसिस होगा तो प्लॉइडी तो चेंज होगी ना, प्लॉइडी चेंज होगी तो क्या होगी? हेप्लॉइड होगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ पोलन ग्रेन द स्मॉल सेल इज स्पिंडल शेप्ड विद डेंस साइटोप्लाज्म, उसको हम क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव सेल, जनरेटिव सेल, ट्यूब सेल और डी इज ऑल। बताइए इसका आंसर फटाफट से इन द चैट सेक्शन गाइस। देखो क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं तो मतलब तुम्हें टॉपिक समझ में आ रहा है। जितने भी टॉपिक्स मैंने आज करवाए हैं वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। ठीक है, बताइए भाई, बताइए बताइए इसका आंसर क्या आ जाएगा? स्पिंडल शेप का होगा और डेंस साइटोप्लाज्म होगा उसमें, उसको हम क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव सेल बोलेंगे या जनरेटिव सेल बोलेंगे? बताइए इन द चैट सेक्शन। क्या बात है, उसको हम बोलेंगे जनरेटिव सेल। ठीक है, क्या बोलेंगे उसको? जनरेटिव सेल बोलने वाले हैं। चलिए बहुत ही बढ़िया बात है, कुछ और क्वेश्चंस कर लेते हैं, है ना। और क्वेश्चंस जैसे कि पोलन ग्रेन्स रिमेन प्रिजर्व्ड एज फॉसिल्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एपिडर्मल लेयर, टेपेटम, एक्साइन लेयर और इंटाइन लेयर। हाँ जी, बताइए मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, क्या आएगा इसका आंसर? एपिडर्मल लेयर, टेपेटम, एक्साइन लेयर और इंटाइन लेयर। बताओ बताओ बताओ, आंसर बताइए। अरे अरे शर्माओ नहीं यार, आंसर मैं क्या लाडले, जल्दी से आंसर बता दो। वेरी गुड वेरी गुड, इसका आंसर आ जाएगा एक्साइन लेयर। ठीक है, यस। किसका बना होता है? स्पोरोपोलिनिन का बना होता है। सो स्पोरोपोलिनिन क्या है? इट इज द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मैटर। उसका कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता है, इसी वजह से उसको हम काफी अच्छे तरीके से फॉसिल के जैसे प्रिजर्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बहुत ही बढ़िया बात है। और इसी के साथ हमारे 3 क्वेश्चंस और बचे हुए हैं और ये 3 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ।
है ना। 3 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क क्वेश्चंस हैं भाई, तुम लोग भी कुछ करो, ठीक है। और इसी के साथ हमारा ये प्यारा सा छोटू सा सेशन जो है वो होता है समाप्त। आई एम होपिंग आपको सारी चीजें समझ में आई होगी और आपने सारे नोट्स अच्छे से बनाए होंगे, ठीक है। यस, 3 क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए हैं, ठीक है। और बाकी सारी चीजें आपने अच्छे से कर ली होगी, ठीक है। पीडीएफ आपको मिल जाएगी, पीडीएफ आपको मिल जाएगी बहुत ही अच्छे तरीके से, है ना। सारे नोट्स इसमें बने हुए हैं और ट्राई करना खुद से बनाने का, है ना। मेरे साथ तुम लिखोगे तो ज्यादा अच्छा होगा आपके लिए, ठीक है। चलिए